तो हेलो गाइस, मैं निखिल सत्यकांत, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग क्लास 10 की साइंस के और फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन के आज सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और गाइस मैं अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वो है प्रकाश क्या है? और चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो हमें प्रकाश वो भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर पड़ने पर हमें देखने की अनुभूति होती है। यह एक ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती है। ऐसी क्वेश्चन है और ये आंसर है। ब्लू ब्लू कलर से जो लिखा है वो आंसर है और ये क्वेश्चन है। तो देखो, क्वेश्चन तो ऐसे ही आने वाले हैं और आपको आंसर भी इसी तरह से देने हैं। अगर आपने छोटा या बड़ा करके आंसर देने लग जाओगे तो आप काटेगा ये। तो इस क्वेश्चन देखो, प्रकाश के क्वेश्चन और आंसर ये है। प्रकाश क्या है? प्रकाश सबसे भौतिक कारण है। ये बताने के बाद आपको ये ऐसे लिखना है कि प्रकाश जो किसी वस्तु पर पड़ता है हमें देखने की अनुभूति होती है और हमें देखने की अनुभूति होती है। यह एक ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती। आपको कभी प्रकाश दिखाई नहीं देगी जब आप प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास कोई टॉर्च है और आप उस वस्तु को देखना चाहते हो, तो आप टॉर्च को जलाओगे तभी वो वस्तु दिखेगी, नहीं तो वो नहीं दिखेगी। ठीक है, प्रकाश यही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो जो हमारा आंसर है वो है, प्रकाश पैदा करने वाली वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। और जैसे सूर्य, तारे, बिजली की चमक इत्यादि प्राकृतिक स्रोत है। और मानवीय निर्मित स्रोत बिजली के बल्ब, जलती मोमबत्ती, टॉर्च लैंप इत्यादि। देखो, और जब क्वेश्चन इस तरह से आएंगे ना, तो आप ऐसे मत लिखना कि प्रकाश पैदा करने वाली वस्तुएं जैसे सूर्य, इसके बाद मोमबत्ती, इसके बाद टॉर्च। ये नहीं, आपको पहले पहले प्राकृतिक स्रोत को लिख देना है। अब जैसे प्राकृतिक स्रोत में क्या है, तो सूर्य है, तारे हैं, बिजली की चमक है। तब आपको मानव निर्मित स्रोत में लिखना है, जो मानव ने बनाया है। तो मानव ने क्या बनाया, तो बिजली के बल्ब बनाए हैं, जलती मोमबत्ती, टॉर्च लैंप इत्यादि। अब ये नहीं, अब ऐसा मत करना कि इस प्राकृतिक वाले को हटा दो और मानव निर्मित वाले को हटाकर सबको एक में कर दो। ऐसा करने से आप अच्छे से लिखना और सजा कर लिखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, परादीप्त और अपरादीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो परादीप्त और अपरादीप्त, ठीक है, ऐसी प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे परादीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे विद्युत के बल्ब, जलती मोमबत्ती, टॉर्च। और अपरादीप्त वस्तुएं ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जैसे टेबल, कुर्सी, प्रकाश। देखो, पर जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे परादीप्त कहते हैं और जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अपरादीप्त कहते हैं। सिंपल है। ठीक है, मान लो आपसे कोई पूछेगा कि बताओ मोमबत्ती क्या है, तो मोमबत्ती एक परादीप्त वस्तु है, वो एक प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है, जबकि अपरादीप्त में आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें, जैसे पेन है और जैसे ये कॉपी है, ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश पार करने के आधार पर वस्तु कितने प्रकार की होती है? तो प्रकाश पार करने के आधार पर वस्तु 3 प्रकार की होती है। देखो, आप ही अपने आप से सोचो कि प्रकाश पार करने के आधार पर वस्तु कितने प्रकार की होगी। मान लो एक हो सकती है जिससे प्रकाश पार कर सकता है, और एक हो सकती है जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाता है, और एक होती है जिससे प्रकाश हल्की-हल्की पार कर सकती है ना? तो 3 ही कंडीशन आई, जिसमें एक प्रकाश पार कर गई, एक में पार नहीं कर पाई और एक में हल्का-हल्का पार कर गई। तो तीन ही कंडीशन को भौतिक विज्ञान में नाम दिया गया है। पहले का वो है पारदर्शी। पारदर्शी ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश पार कर पाती है उसे पारदर्शी कहते हैं। और दूसरे पारदर्शी में कांच,
कांच से प्रकाश पार कर पाएगी, हवा में भी प्रकाश कर पाती है। स्प्रिट जो व्हाइट कलर का होता है वो उसमें भी प्रकाश पार कर पाती है। एल्कोहल में भी प्रकाश पार कर पाती है। तो अब आ जाओ हम उसके जिसमें प्रकाश पार नहीं कर पाती। प्रकाश अपारदर्शी ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या हो सकता है, जैसे में लोहा, लकड़ी, ईंट, पुस्तक, ये पेन इस पेन में से हल्की हल्की निकल जाएगी लाइट, ठीक है। ये कॉपी, इससे प्रकाश पार नहीं कर पाती। लेकिन देखो एक तो हमारा हो गया प्रकाश पार करने के आधार पर उसे पारदर्शी, और जो प्रकाश नहीं कर पाई उसे अपारदर्शी, और इसमें एक हल्की हल्की पार कर पाती है उसे कहते हैं हम पारभासी, ठीक है। पारभासी में देखा ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश अंश को पार कर पाती है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, दूध, गंदा पानी। देखो घिसा हुआ कांच जो जिसमें अब कांच तो हो गया जिससे पूरी प्रकाश निकल जाएगी, लेकिन हल्की हल्की निकलेगी। जैसे घिसा हुआ कांच रहेगा तो उसमें हल्की 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 निकलेगी। तेल लगा हुआ कागज, आपने कभी देखा होगा कि कोई कागज पे हल्की तेल लगी होती है तो उसमें से हल्की हल्की लाइट आती है, उसमें से भी हल्की लाइट आती है जिसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे दूध, गंदा पानी, इस पेन में से वो हम प्रकाश निकालेंगे, इसमें से हल्की हल्की प्रकाश निकलेगी, ये पारभासी पदार्थ है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 है वो है प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो प्रकीर्णन जब प्रकाश जब छोटे छोटे कणों पर पड़ती है तो ये कण प्रकाश को अवशोषित कर कर पुनः उसे चारों तरफ बिखेर देते हैं। इस भौतिक घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रकीर्णन ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है और आ भी सकता है। देखो क्या होता है, जब प्रकाश छोटे छोटे कणों पर पड़ती है तो जो हमारे वातावरण में छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उस पर प्रकाश पड़ती है, और जब उस पर प्रकाश पड़ती है तो कण प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद पुनः उसे चारों तरफ बिखेर देते हैं, और ये इस भौतिक घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो देखो प्रकीर्णन से बहुत सारी घटनाएं होती है, और जब प्रकीर्णन से बहुत सारी घटनाएं होती है तो आगे मैं इसके बारे में और भी डिटेल दूंगा। जो अब बस इतना जान जाओ कि जब प्रकाश छोटे छोटे कणों पर पड़ती है तो वो चारों तरफ बिखर जाती है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इस निर्वात में लिख देना कि प्रकाश का जो वेग है वो देखो इतना होता है, और इतना होने के बाद और लगभग इतना में ही लिख देना, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड लगभग, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 है प्रकाश बीम किसे कहते हैं। तो जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलती है तो उसे उसकी कुल मात्रा को प्रकाश पुंज कहते हैं। देखो ये इतना याद रखो कि 3 प्रकार की होती है, ठीक है। मैं फिगर के साथ दिखाता हूँ। देखो पहले को अपसारी कहते हैं। जब प्रकाश पुंज किसी बिंदु स्रोत से सभी दिशाओं में फैलता हुआ दिखाई देता है तो उसे अपसारी कहते हैं, ठीक है। जब भी प्रकाश बीम आपसे पूछेगा ना तो बस ये समझ जाना कि मान लो कोई दीवार है, ठीक है। उस दीवार पर मान लो ये दीवार है, ठीक है। देखो मान लो ये दीवार है, दीवार में एक छोटा सा यहाँ पर छेद है, और यहाँ से सूर्य की जो रोशनी है वो इस दीवार पर पड़ रही है, ठीक है। और इस दीवार से छोटे से बिंदु से प्रकाश यहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो देखो इस तरह से फिगर हमारा तैयार हुआ, और यही फिगर सेम दिखाया गया है यहीं पे, ठीक है। देखो यहाँ पर एक छोटी सी बिंदु है और इससे प्रकाश निकल रही है, ठीक है। तो इसे अपसारी कहते हैं, ठीक है। अपसारी और जो इसका सेकेंड होता है वो होता है अभिसारी। देखो ये होता है इसका अभिसारी, और अभिसारी में क्या होता है कि जो किरण पुंज है हमारा वो प्रकाश
एक दूसरे से सटती हुई दिखाई देती है। सटती हुई मतलब एकदम इसके अपोजिट, अपसारी के उल्टा। देखो, अपसारी में क्या हुआ था, एक बिंदु से प्रकाश निकल रही थी, लेकिन अभिसारी में एक बिंदु में प्रकाश जा रही है। मतलब देखो, ये वाला हमारा फिगर बना, ये वाला, ये हमारा, ये तो हो गया अपसारी। और जो हमारा ये वाला फिगर बना, ये हो गया हमारा अभिसारी। इसमें प्रकाश क्या हुआ, इसमें प्रकाश अंदर की ओर सट रही है और इसमें प्रकाश बाहर की ओर निकल रही है, मतलब अंदर की ओर जा भी रही है और यहाँ से निकल रही है। तो जो इसका ये वाला पार्ट बना, ये बना अपसारी, और इसका ये वाला पार्ट बना, ये बना अभिसारी। ठीक है, अब आ जाओ समांतर किरण पुंज। देखो समांतर की किरण पुंज, देखो इसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब इसमें जो प्रकाश है वो ना किसी से टकराएगी, कुछ भी नहीं होगा। इसमें बस सिंपल सी इस तरह से प्रकाश, इसमें प्रकाश सिंपल सी किसी चीज़ से बिना टकराए हुए निकल जाएगी, जिसे जिसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब आपसे कोई पूछ देगा बिंब, प्रकाश बिंब या प्रकाश पुंज क्या है, तो अब आप समझ जाना कि जो प्रकाश है वो छोटी बिंदु से निकल रही है और एक बिंदु से जा भी रही है, और एक जो है वो एक कंडीशन है कि जिसमें प्रकाश बिना टकराए हुए किसी वस्तु से सिंपल समांतर किरण पुंज जो है वो बिना किसी से टकराए हुए निकल जाती है। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ वास्तविक प्रतिबिंब या काल्पनिक अभावित प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, देखो वास्तविक और काल्पनिक, ये इसमें हम लोग अंतर स्पष्ट करेंगे। तो ये परावर्तित किरणों की कटान बिंदु पर प्रकाश ऊर्जा बह रही है। इसमें जो कटान बिंदु होता है ना, इसमें प्रकाश की जो बिंदु कटान प्रकाश ऊर्जा की बह रही है, इसमें तो कटान बिंदु पर, इसकी कटान बिंदु पर प्रकाश ऊर्जा बहेगी और इसके कटान बिंदु पर प्रकाश ऊर्जा नहीं बहेगी। देखो अभी मैं और आगे चलते हैं। देखो देखो प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है, और जिसके जिसके पास बहेगी वो प्रतिबिंब कहलाता है, जिसके पास नहीं बहेगी वो काल्पनिक कहलाता है, काल्पनिक कहलाता है। आगे देखो, जो जो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि जो काल्पनिक प्रतिबिंब उसे उसे पर्दे पर कैसे उतारोगे। आपने जो काल्पनिक मतलब कल्पना करना, ठीक है, तो आपने जो कल्पना किया है उसको पर्दे पर कैसे उतारोगे। ठीक है, और ये है पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट नंबर पहला हुआ था, दूसरा ये है, तीसरा ये है और ये है चौथा। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के समक्ष हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक जो होता है वो सीधा होता है। ठीक है, वो काल्पनिक देखो यहाँ पर सीधा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब को सीधी रेखाओं से दिखाया जा सकता है, जबकि काल्पनिक रेखाओं को टूटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है। मान लो कोई प्रकाश है, ठीक है, वो वास्तविक तो मैंने इस तरह से दिखा दी, और जो अब मैं काल्पनिक दिखाना चाहता हूँ उसको ऐसे दिखाऊंगा, इस तरह से टूटी हुई। ठीक है, तो समझ गए, इसे कहते हैं, इसे वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखाओं से दिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो है 8, कि दर्पण किसे कहते हैं। वह सतह जिस पर आपतित प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण मतलब गाइस जो आप अपने घरों में देखते हो, आईने, मिरर, उसे गाइस दर्पण कहते हैं। ठीक है, वो सतह जिस पर प्रकाश का आपतित आपतित मतलब होता है कि जैसे ये मान लो दर्पण है, दर्पण में जो ये मैंने अभी इसके ऊपर किया, इसे पेंट कहते हैं। ठीक है, ये अभी जो दर्पण है और इसकी पेंट को, आपतित मतलब होता है जाने वाला, प्रकाश पर जाने वाला। ठीक है, आपतित मतलब प्रकाश पर जाने वाला, तो अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। अब परावर्तित मतलब यह है आपका आने वाला। ठीक है, परावर्तित उसे दर्पण कहते हैं, मतलब जो भाग गया वो आ गया, उसे दर्पण दर्पण कहा जाता है। ठीक है, तो वो सब होता है जिस पर, अब देखो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, देखो आज
देखो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण। इस दर्पण का परावर्तित सतह समतल होता है। जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं वो है समतल दर्पण, ठीक है। जो हम अपने घरों में यूज करते हैं वो है समतल दर्पण। और जो गोलीय दर्पण होता है, यदि परावर्तित सतह किसी गोले खोखले को गोले का भाग हो, इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के। देखो अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब उसकी जो शेप होगी इस तरह से होगी। देखो इस तरह से होगा। ये मैंने कर दिया इसको पेंट, ठीक है। इस तरह से आप अपने जो किताब है उसमें देखोगे तो सारे दर्पण इसी तरह से दिखाई देंगे। तो ये है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। इसका जो ये सतह है वो देखो, तो समतल का तो इस तरह से है। देखो ये समतल का तो एकदम समतल है, लेकिन इसका जो शेप है वो इस तरह से अंदर की ओर धंसा हुआ है। इसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसको हम अवतल कहेंगे। और जो उत्तल रहता है, उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, मतलब इसका उल्टा है। अच्छा से देखो इस तरह से रहेगा, इधर की ओर पेंट। देखो इसका जो सतह है वो इस तरह से उठा हुआ रहेगा, यानी उत्तल। ये उत्तल। देखो ऐसे 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 याद रखना, जिसका सतह उठा हुआ हो मतलब उत्तल, ठीक है। जिसका सतह उठा हुआ हो मतलब उत्तल। और आपको पता चल गया, जिसका सतह उठा हुआ रहेगा वो उत्तल, और जिसका धंसा हुआ रहेगा वो अवतल होगा। 2 चीजें हैं, आपको एक पता है कि उठा हुआ है वो है अवतल। तो अब तो सिंपल सी बात है, एक होगा अवतल। और तो समतल तो हर कोई पहचानेगा। और एक होता है असमतल। असमतल ऐसा सतह जिसके परावर्तक सतह में समतल या उत्तल या अवतल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है। मान लो वो समतल भी हो सकता है, या उत्तल भी हो सकता है, या अवतल भी हो सकता है, ठीक है। अब आ जाओ, अब जो क्वेश्चन नंबर 9, परिवर्तन किसे कहते हैं? परिवर्तन। देखो क्वेश्चन का जो प्रकाश के बारे में हमने देखा। अब ये है परिवर्तन। तो परिवर्तन क्या है, ध्यान से सुनो। ये है दर्पण, ठीक है। ये दर्पण है और दर्पण के ये पेंट किया हुआ है। और ये है बिंदु, ठीक है। इस बिंदु पर ये प्रकाश जो ए है वो आ रही है, इस बिंदु पर प्रकाश आ रही है, ठीक है। और इस आने वाले को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और बी बिंदु पर ये है प्रकाश, ये प्रकाश जो जा रही है, इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। इतना याद रखना। अब आ जाओ, मैं आगे समझाता हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन किरण पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके बीच में हमने एक लंब डाल दिया, ठीक है, जो है एम। एम डाल दिया, एम। और यह आपतित और यह परावर्तित के बीच में एक लंब डाल दिया। लंब जो हमने डाला वो तीनों एक ही तल में होता है। इतना याद रखना, तीनों एक ही तल में होता है। इसीलिए आपतित कोण और परावर्तित कोण का जो मान होगा वो कोण आई बराबर कोण आर हो जाता है, ठीक है। कोण आई बराबर कोण आर हो जाता है। और बस कुछ भी नहीं है, बस इतना याद रखना। देखो इतना याद रखना कि जो आपतित किरण है वो परावर्तित, जैसे आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला हुआ लंब, वो जो ये घटना है, ये तीनों एक लंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं आपतन कोण। ये जो आपतन कोण है इसे कहते हैं आपतन कोण, और इसको कहते हैं परिवर्तन कोण। और देखो दोनों बराबर, तो कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। समतल दर्पण की क्या विशेषता है? तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा और वस्तु के बराबर होता है। आप समतल दर्पण का मतलब ये वाला जो आप अपने घरों में आप यूज करते हो, ठीक है। समतल दर्पण जिसमें हम अपने चेहरे देखते हैं, समतल दर्पण में जो बनता है प्रतिबिंब वो तो कैसा होता है? वो तो सीधा होता है। हम जो अपने मिरर के सामने खड़े होते हैं वो उसमें उसमें भी तो
उसमें भी तो सीधा सीधा दिखाई देता है कि हम उसमें उल्टा हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता है, उसमें सीधा दिखाई देता है और वस्तु के बराबर दिखाई देता है। हम जितना मिरर के पास जाते हैं वो वस्तु भी हम उतनी ही बड़ी होती जाती है जितना हम उसके पास जाते हैं, ठीक है। ये है पहला कंडीशन, ठीक है। इसको देखो 2 नंबर को देखो, पर दर्पण से जितनी दूरी वस्तु होती है उसकी प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर दर्पण के पीछे लौटता है। मान लो ये दर्पण है और हम जितने दर्पण से दूर रहते हैं उस दर्पण में भी उतनी ही दूरी होती है ना। ये दूसरा देखो, ये दूसरा विशेषताएं हैं। तो और भी देखते हैं, बहुत सारे हैं। देखो, ये है समतल। समतल दर्पण में बाएं अंक को दाएं दाएं तरफ और बाएं अंक को दाएं तरफ दिखाई देता है। इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। देखो, ऑब्जेक्टिव में ये भी आ सकता है कि पार्श्व परिवर्तन है वो क्या क्या है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो मिरर के सामने अंक जो होते हैं, मान लो आपने ऐसे लिखोगे तो ये जो मिरर में दिखाई देगा वो इसका उल्टा दिखाई देगा, मतलब ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। आपने जो ये लिखा ना मिरर में ऐसा दिखाई देगा, मतलब उल्टा दिखाई देगा। इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, अंक, ठीक है। कुछ भी उल्टा का मतलब नहीं, जो आपको बाएं अंक है ना, बाएं, उसको दिखाई देगा दाएं तरफ और जो दाएं तरफ है उसको दिखाएगा बाएं तरफ, ठीक है। और देखते हैं, चौथा नंबर है, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो उसमें बना प्रतिबिंब टू थीटा कोण से घूम जाता है। मान लो किसी दर्पण को कि तुम पकड़ कर घुमाओगे तो उसमें जो प्रतिबिंब जो होगा ना वो दोगुना मतलब घूमेगा, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो ऊंचाई है व्यक्ति की ऊंचाई के 1/3 भाग होने चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है। देखो, मान लो कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को मान लो कोई व्यक्ति है, ये है आपका व्यक्ति, ठीक है। मान लो ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है उसकी पूरा प्रतिबिंब जो है इस मिरर में दिखना चाहिए। इस मिरर को मैंने कर दिया है पेन, ठीक है। पूरा प्रतिबिंब देखना चाहिए। तो किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई के 1/3 भाग होनी चाहिए। मतलब इसकी जो ऊंचाई है ना, इसकी ऊंचाई से इस दर्पण की ऊंचाई 1/3 भाग होनी चाहिए, यानी इससे बड़ा होना चाहिए। तो इस व्यक्ति की पूरी ऊंचाई, पूरी जो प्रतिबिंब है इसमें दिखाई देगा, ठीक है। समझ गए। अब देखो, दर्पण को स्थिर रखकर यदि किसी वस्तु को स्थिर रखकर यदि किसी वस्तु को दर्पण यू वेग से लाया जाए तो उसका प्रतिबिंब भी यू वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। मतलब मान लो मिरर को आपने रख दिया एकदम स्थिर और आप किसी वस्तु को इधर से उधर तेजी से लेकर जा रहे हो यू वेग से, तो वो प्रतिबिंब में भी यू वेग से उतनी ही तेजी से आता हुआ और जाता हुआ दिखाई देता है। अब ये नहीं कि मान लो यहाँ वस्तु है, मैंने यहाँ से यहाँ पर ला दिया और तब ये मिरर में धीरे-धीरे ऐसा आ रहा है, ऐसा तो होता ही नहीं है ना? तो हम लोग जो अपने देखते हैं कभी-कभी अपने आईने मिरर के सामने खड़ा होकर हाथ को ऐसे लेकर जाते हैं तो उसमें ऐसे ही जाता हुआ दिखाई देता है ना। पहले क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, वस्तु को स्थिर रखकर दर्पण को वस्तु की ओर यदि भी वेग से लाया हुआ जाए तो उसमें भी प्रतिबिंब जो है टू वेग से आता हुआ प्रतीत दिखाई देता है। अगर हम ऐसा करें कि वस्तु को स्थिर रख दिया और मिरर को इधर-उधर तेजी से घुमाया जा रहा है तो क्या होगा कि जो टू वेग से आता हुआ प्रतिबिंब होता है ना, आता हुआ प्रतिबिंब वो थोड़ा तेजी से जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। आईने को यदि हम इधर उधर करेंगे थोड़ा तेजी से दिखाई देगा। वस्तु जो रखा है वो आईने के मुकाबले में, आईने में, ठीक है ना, वो तेजी से जाता हुआ दिखाई देता है।
अब आ जाओ, ये है यदि दो दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हैं तो दोनों दर्पण के बीच बने प्रतिबिंब को संख्या बराबर होती है। नंबर है वो है 11, वो है समतल दर्पण की क्या उपयोग है। तो समतल दर्पण में देखो, समतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। आप समतल दर्पण का जो घर का जो मिरर रहता है वो आप उसे कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो मान लो जो पहला पहला है वो हम अपने सजने संवरने में यूज करते हैं। जो दूसरा है वो है आभूषण एवं सौंदर्य प्रशासन की दुकानों में, ठीक है। रास्तों के तीखे तीखे मोड़ पर, रास्तों के तीखे मोड़ का मतलब होता है, मान लो जो ऐसा ऐसा कोई कोई रोड है और ये रोड ऐसा जा रहा है और जैसे ही यहाँ से टर्निंग हो ना, इस मोड़ पर यहाँ पर मिरर मिरर लगा दिया जाता है, जिससे इस तरह से मिरर मिरर लगा दिया जाता है, जिससे इधर की गाड़ी जब जाएगी तो इस मिरर में दिखाई देगा और इधर से गाड़ी आएगी तो इस मिरर में दिखाई देगा, जिससे इस गाड़ी को पता चल जाएगा कि इस रोड पर ये गाड़ी आ रही है, तो गाड़ी धीरे हो जाएगी, नहीं तो साइड हो जाएगी। अब जो जैसा कंडीशन होगा वो वहाँ पर ऐसा करेंगे और फिर इसका जो उपयोग है वो तीखे मोड़ पर करते हैं, ठीक है। तीखे मोड़ का मतलब यही हुआ कि अचानक से जो है पनडुब्बी एवं बंकरों के पेरिस्कोप के रूप में मतलब होता है कि आप मान लो, पेरिस्कोप का रूप का मतलब ऐसा होता है कि हमने एक दर्पण यहाँ पे लगाया, तो एक दर्पण यहाँ पर लगाया, एक यहाँ पर लगाया और एक यहाँ पर लगाया, तो ऐसा पेरिस्कोप का मतलब ये होता है, ठीक है। अब जो मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है, इसमें ये पड़ा, इसमें ये और ये और इस मिरर पर यहाँ पर कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं ऊपर क्या हो रहा है। इस पेरिस्कोप का मतलब यही होता है, ठीक है। पेरिस्कोप का मतलब ये होता है कि पनडुब्बी और बंकरों में पेरिस्कोप के रूप में जो अंदर सारे सैनिक बैठे रहते हैं और ऊपर देखते हैं, इसे ही उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, वो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी है वो है कि देखो ऐसा होता है, देखो जो सभी दूरियां हैं वो दर्पण के ध्रुव से नाप ली जाती है। अब दर्पण के ध्रुव से नापने के बाद जो दर्पण के ध्रुव के बाएं तरफ की सभी दूरियां होती है ना, वो ऋणात्मक होती है और जो बाएं तरफ की दूरियां ऋणात्मक, तो दाएं तरफ की क्या होगी, वो धनात्मक होगी, मतलब प्लस होगी, और ऋणात्मक मतलब माइनस होगी। और प्रधान अक्ष की ऊपर की दूरियां, जो ऊपर की दूरियां होगी वो प्लस होगी और जो नीचे की होगी वो माइनस होगी। ये है ना, देखो दर्पण फोकस दूरी ये फोकस दूरी, ये वस्तु की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी और यह वर्गता त्रिज्या, ठीक है। इसमें अवतल माइनस होता है, इसमें वस्तु की दूरी भी माइनस होती है और इसमें दोनों प्लस माइनस होते हैं और वर्गता त्रिज्या भी माइनस होती है अवतल दर्पण में। जो अवतल दर्पण जो देखो ये है अवतल दर्पण, इसमें सब प्लस में होते हैं, केवल एक माइनस होता है, वो है वस्तु की दूरी, ठीक है। वस्तु की दूरी और अवतल दर्पण में सब माइनस में होते हैं, केवल केवल एक प्लस में होता है, वो भी माइनस में, प्लस माइनस दोनों में होता है। तो वो होता है देखो प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी, इसमें दोनों में ये देख रहा हूँ कि प्रतिबिंब की जो दूरी है वो इनकी दूरी वो माइनस प्लस में है और इसमें जो वस्तु की दूरी है, ये दूरी है शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको दूरी पढ़ना और आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के क्या उपयोग है। अभी तो आपने समतल दर्पण के उपयोग देखे, अब यह अवतल दर्पण के क्या उपयोग है। तो अवतल दर्पण का उपयोग है जो हम सैलून में देखते हैं कि दाढ़ी बनाने की ऐसे गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसे दाढ़ी है, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए सैलून में किया जाता है। डॉक्टर द्वारा रोगी को नाक कान गला इत्यादि जांच में गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों का जो हेडलाइट होता है ना, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग हुआ है टॉर्च लाइट तथा परावर्तन दूरबीन में, सोलर कुकर जो धूप से खाना बनाए जाते हैं उसमें, ठीक है। और आगे उत्तल दर्पण, हाँ देखो उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है। तो उत्तल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है।
गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में, रोड लाइट के स्ट्रीट लाइट में गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है ना, इसमें हम कभी मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसमें अपनी पीछे की जो वस्तु होती है उसे देखते हैं, उसे साइड मिरर कहते हैं, ठीक है, गाड़ियों के। तो बस उत्तल दर्पण के दो उपयोग है, एक है रोड लाइट का स्ट्रीट लाइट में तथा रोड लाइट और तथा स्ट्रीट लाइट में, और गाड़ियों के साइड मिरर में, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे भी जा सकते हैं, तो इसे याद रखना। 18 उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं? देखो, अभी जो मैंने ऊपर बताया था साइड मिरर के रूप में करते हैं, वो क्वेश्चन ही है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं? तो उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, इसलिए चालक को बड़े क्षेत्र की वस्तुएं दिखाई देती है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब देखो, ऐसा होता है कि जो उत्तल दर्पण होता है, वो बहुत सारी चीज़ों को कवरेज करके एक छोटी सी दर्पण में दिखाता है, ठीक है, छोटी सी दर्पण में दिखाता है, इसीलिए जो इसका उपयोग है वो साइड मिरर के रूप में करते हैं। अब जो गाड़ी चलाते हैं देखते हो कि पूरी जो पीछे की रोड है, वो पूरी रोड आपको एक छोटे से साइड मिरर में दिखाई देता है, इसीलिए तो करते हैं। अब मान दर्पण जो ये है, दर्पण का सूत्र क्या है? तो दर्पण का जो सूत्र है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ठीक है। इसमें जो u होता है वो u होता है वस्तु की दूरी, v होता है प्रतिबिंब की दूरी, और f होता है वो है फोकस की दूरी, ठीक है। ये 1/f, ये 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। आवर्धन क्या है? तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अब जो देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई और उसकी वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, और इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। देखो, ये आवर्धन एम, और एम इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई, और यहाँ वस्तु की ऊंचाई एम इक्वल टू यहाँ पर देखो, एम इक्वल टू सीधे ये, इसको भूल जाओ, सीधे ये देखो, एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है। एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, बस इतना याद रखना। और देखो, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, तो एम इक्वल टू सीधे ये याद रखो कि माइनस वी बाई यू, ठीक है, इतना होता है। इसको है वो है, आपको एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण और एक समतल दर्पण दे दिए गए हैं, आपको इसे कैसे पहचानोगे? मान लो मान लो मैंने आपको एक समतल दर्पण दे दिया, एक अवतल दर्पण दे दिया और एक उत्तल दर्पण दे दिया। आपको पहचानना है कि कौन सा दर्पण समतल है, कौन सा उत्तल है, कौन सा अवतल है। कैसे पहचानोगे? पहचानने का सबसे आसान तरीका है वो है एक हाथों से छूकर। मान लो किसी समतल दर्पण है तो वो तो समतल होगा, सभी दर्पण को परावर्तक सतहों को बारी बारी से छुएंगे, ठीक है। और जो जिसका सतह अंदर धंसा हुआ होगा वो अवतल होगा, जिसका उठा हुआ होगा, मैंने आपको बताया, जिसका उठा हुआ होगा वो है उत्तल, और और जो तीसरा होगा वो समतल होगा, ठीक है। आपने दो पता कर लिया तो सिंपल सी बात है कि एक आपको पता ही चल जाएगा कौन सा क्या है। तो देखो, जिसमें समतल दिखाई देगा वह है समतल, जिसमें छोटा दिखाई देगा वह है उत्तल, और जिसमें बड़ा दिखाई देगा वह है अवतल, ठीक है। तो आपने बिना हाथ से छुए हुए बता दिया, और आपने हाथ से छूकर भी बता दिया। तो बस यही दो कंडीशन है, आप तो सारे क्वेश्चन प्रकाश के परिवर्तन के कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। तो गाइस, जो हमारा चैप्टर है वो है प्रकाश का परिवर्तन, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसकी जो लेसन 2 है वो आने वाला है, तो बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ठीक है। और